मित्रों, आज की इस पीसी में मैं अपने वरिष्ठ सहयोगियों और संगठन के प्रदेश के मुखिया और अन्य पदाधिकारियों की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। हमारी सरकार ने आज अपने 2 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपलक्ष्य में अपने 2 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड को आप सबके सामने और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत करने का जो निर्णय लिया था, पहले 100 दिन में, फिर 6 महीने में, फिर 1 वर्ष में और अब 2 वर्ष के अंतराल में पुनः हम सब अपने इस रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, विगत 2 वर्ष के दौरान आप सबका जो सकारात्मक सहयोग हमारी टीम को प्राप्त हुआ और समय समय पर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए जो एक सकारात्मक पहल मीडिया के माध्यम से हुई है, मैं उस सकारात्मक पहल का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। जब हमारी सरकार अपने 2 वर्ष के कार्यकाल को संपन्न कर रही है, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हम सबको उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन की है। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अमित शाह जी का, जिनके मार्गदर्शन में लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ साथ प्रदेश के विकास, सरकार और संगठन के बीच में एक बेहतर समन्वय स्थापित करने में हम लोग सफल रहे हैं। और मैं अपनी पूरी टीम की ओर से प्रदेश की 23 करोड़ जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए किसी भी प्रकार के उस संकीर्ण बंधन से ऊपर उठ करके परिवार, जाति, मत और मजहब के बंधन से ऊपर उठ करके प्रदेश के समग्र विकास के लिए अपना योगदान दिया और जिसका परिणाम आज हम प्रदेश को देश के उन राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा करने में सफल हुए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की जब चर्चा होती थी आज से 2 वर्ष पहले, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक प्रदेश में शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश को बदले में बीमारू राज्य की एक उपाधि उत्तर प्रदेश को दी। एक ऐसा राज्य जहां पर अत्यंत गरीबी हो, जहां पर लोग बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त हों, जहां पर नौजवान पलायन कर रहा हो, जहां किसानों का कोई पुरसा हाल न हो, जहां पर एक बड़ी आबादी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न केवल भटक रही हो, अभी तो नौजवान पलायन करके अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ प्रदेश को न दे पा रहे हैं। बीमारू राज्य से प्रदेश उभरे, इसकी एक तमन्ना स्वाभाविक रूप से हर प्रदेश के वासियों में
जैसे होनी चाहिए वैसे उत्तर प्रदेश के वासियों के अंदर भी थी। लेकिन दुर्भाग्य है, इस प्रदेश में 1990 के बाद से लेकर के समाजवादी पार्टी को 4 बार, बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार प्रदेश की सत्ता को संचालित करने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये 7 बार के सपा बसपा के शासनकाल में प्रदेश की जो स्थिति थी, हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर व्यापक अराजकता का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, दंगे ये प्रदेश की पहचान बन गए। प्रदेश के संसाधनों में लूट, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया, ये सत्ता का संरक्षण पाकर के प्रदेश के संसाधनों में जिस प्रकार की लूट मचाए थे, घोटालों का एक लंबा दौर, चाहे वह खाद्यान्न घोटाला हो, चाहे वह स्मारक घोटाला हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर खनन का घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, यानी एक लंबा सिलसिला प्रदेश के अंदर घोटालों का इन सरकारों ने प्रदेश को देकर के प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। प्रदेश के किसान के सामने आत्महत्या करने के लिए उस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की। प्रदेश के इन सभी अराजकतापूर्ण माहौल में, चुनौतीपूर्ण माहौल में 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी टीम को प्रदेश का दायित्व, भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद बनी सरकार में हम सबको यह अवसर दिया कि हम लोग प्रदेश की जनता की सेवा करें। आप सब जानते हैं, जब प्रदेश में 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार बनी थी, उस समय प्रदेश में किसान पिछली सरकारों की किसान और कृषि विरोधी नीतियों के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। किसान कर्ज तले इतना दबा था कि उसके सामने खेती से, कृषि से पलायन के साथ साथ आत्महत्या के दूसरे कोई उपाय नहीं रह गए थे। प्रदेश के अंदर इस दौरान पिछले कई वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया किसानों का बाकी था। प्रदेश की सरकारों ने उसकी सुध लेने की फुर्सत भी उनके पास नहीं थी। एमएसपी की घोषणा होती थी, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को देने के लिए जो क्रय नीति प्रदेश सरकार की ओर से लागू होनी चाहिए थी, वह प्रदेश की सरकार नहीं लागू कर पाई। और यही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति थी। प्रदेश में गुंडाराज और भ्रष्टाचार चरम पर था। प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार की उन अराजकतापूर्ण माहौल में, जहां पर खनन के मामले में एनजीटी और हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की बदनीयती के कारण उनको बार बार हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ था, उन स्थितियों में, उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में प्रदेश का दायित्व हमारी टीम के ऊपर आया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हमारी सरकार 24 महीने का अपना कार्यकाल संपन्न कर रही है, इन 24 महीनों में हम लोगों ने प्रदेश की एक उस तस्वीर को, जो पूरे देश के अंदर बदतर हो चुकी थी, बदहाल हो चुकी थी, जहां पर भ्रष्टाचार और अराजकता एक बदनुमा दाग के रूप में प्रदेश के ऊपर लगा था, हम उससे उभारने में प्रदेश को सफल हुए हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये वही प्रदेश है जहां पर दंगों का एक लंबा सिलसिला चला था, जहां पर सत्ता के संरक्षण में पाए हुए अराजक तत्वों के द्वारा कैराना और कांधला जैसे कस्बों से, दर्जनों ऐसे कस्बे थे जहां पर व्यापक पैमाने पर बहुसंख्यक हिंदुओं को और व्यापारियों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
लेकिन आज हमें 24 महीने के अपने कार्यकाल को पूरा करने के समय इस बात की प्रसन्नता है कि हमने प्रदेश के इस परसेप्शन को बदला, प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल दिया। किराना और कांधला जैसे कस्बों से जहां पर व्यापक पैमाने पर पलायन हुए थे, सैकड़ों परिवार पलायन करके छोड़ करके जा चुके थे, यह मकान बिकाऊ है यह कह करके उन्होंने वहां से पलायन कर दिया था, औने पौने दाम पर अपने मकानों को उन अराजक तत्वों के हाथों बेचने के लिए मजबूर थे। आज वापस वे लोग पुनः अपने घरों को आए हैं। कांधला और किराना जैसे दर्जनों कस्बे में पूर्ण रूप से शांति है। प्रदेश के अंदर 2012 से लेकर के अगर मैं आपको दंगों की एक लंबे श्रृंखला के बारे में बताऊं तो 2012 में प्रदेश के अंदर 227 बड़े दंगे हुए थे। 2013 में 247 बड़े दंगे हुए थे। 2014 में 242 दंगे हुए थे। 2015 में 219 और 2016 में भी 100 से अधिक दंगे हुए थे, जिनमें हजारों निर्दोष नागरिक प्रदेश के मारे गए थे। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ था। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हमारी सरकार अपने 2 वर्ष के इस कार्यकाल को संपन्न कर रही है तो विगत 2 वर्ष में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रदेश के अंदर इस दौरान एसिड अटैक और अपहरण की, फिरौती के लिए अपहरण की एक भी घटना नहीं घटित हुई। और यह सब हम करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि प्रदेश के पुलिस प्रशासन के टूटे हुए मनोबल को तोड़ना, पुलिस और प्रशासन के कार्य में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, इस भाव के साथ जो कार्य प्रदेश के अंदर हम लोगों ने करना प्रारंभ किया और उसके बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत प्रदेश में हमारी सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम रहा कि पुलिस और अपराधियों से मुठभेड़ में लगभग 3500 से अधिक मुठभेड़ की घटनाएं घटित हुई, जिसमें लगभग 8000 अपराधी गिरफ्तार हुए, 1000 से अधिक अपराधी घायल हुए, 73 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, लगभग 12000 अपराधियों ने अपनी स्वयं की जमानतें निरस्त करा करके न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। और हम सब के लिए दुखद घटना थी कि इस दौरान आधा दर्जन से अधिक हमारे जवान भी शहीद हुए। लेकिन प्रसन्नता इस बात की कि जिन कस्बों में इन अराजकतापूर्ण कार्यों के कारण, घटनाओं के लिए जिम्मेदार अपराधियों के कारण पलायन हो रहा था, उन कस्बों में पुनः व्यापारी वापस आए और अपने घरों में आज चैन और शांति के साथ रह पा रहे हैं। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के अंदर एक नजीर बनी है। उत्तर प्रदेश के सुरक्षा के इस माहौल के कारण आज प्रदेश के अंदर निवेश का एक बेहतर माहौल बना है और इस बेहतर माहौल के कारण आज प्रदेश के अंदर लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम सबको प्राप्त हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान हमारी सरकार 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश प्रदेश के अंदर कराने में सफल हुई है, जबकि 2007 से 12 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उस समय प्रदेश के अंदर केवल 56,000 करोड़ रुपए का निवेश हो पाया था। 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुल 57,000 करोड़ रुपए का निवेश निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का कुल प्रदेश के अंदर हो पाया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान, यानी इन 10 वर्षों में जितना निवेश नहीं हुआ उससे भी 50% अधिक निवेश मात्र 2 वर्ष के अंदर हमारी सरकार प्रदेश के अंदर कराने में सफल हुई है। स्वाभाविक रूप से निवेश होगा तो निवेश के कारण प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी की बेहतर संभावनाएं प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होती हुई दिखाई देंगी। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान निवेश का जो बेहतर माहौल हमारी सरकार बनाने में सफल हुई, हमारी टीम बनाने में सफल हुई,
इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के अंदर 15 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार और नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर बनाने में हम लोग सफल हुए। उत्तर प्रदेश को अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति हो सके, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोग अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सकें, इस दिशा से उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के कार्यक्रम को पहली बार हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2018 को पहली बार 68 वर्षों के बाद अपनी स्थापना दिवस का कार्यक्रम संपन्न किया। 68 वर्षों के बाद स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक अभिनव कार्यक्रम लागू किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के हमारे लोक कल्याण संकल्प चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए जो घोषणा हुई थी, उस क्रम में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना ने प्रदेश के अंदर 6 लाख से अधिक परंपरागत लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने के लिए जहां प्रेरित किया, वहीं 1,78,000 से अधिक सूक्ष्म लघु उद्यम में कार्य करने के लिए जो नौजवान कार्य कर रहे थे, उन्हें 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लोन भी वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के दूसरे वर्ष में, इस वर्ष जनवरी 2019 में, 24 जनवरी 2019 में हम लोगों ने एक दूसरी नई अभिनव योजना प्रारंभ की। इस प्रदेश के अंदर हमारे 60,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और 60,000 से अधिक इन ग्राम पंचायतों में या शहरी क्षेत्र में भी हमारे पास जो 653 नगर निकाय हैं, आप देखते होंगे जो हमारे परंपरागत पेशे से जुड़े हुए, जो हमारे पहले से ही उद्यमी नहीं कह सकते लेकिन जो कारीगर रहे हैं, हस्तशिल्पी रहे हैं, मोची है, नाई है, धोबी है, कहार है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, इन सभी को, कुम्हार है, इन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की अभिनव योजना प्रारंभ की। विश्वकर्मा श्रम सम्मान इन सभी अपने परंपरागत पेशे से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों की प्रोत्साहन के लिए उनका निश्चित प्रशिक्षण के दौरान उसे निश्चित मानदेय और मानदेय के साथ ही फिर उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना या स्टार्टअप की किसी योजना के साथ जोड़ करके उसे अपना कारोबार स्वयं प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी 2019 से हमने योजना प्रारंभ की और पहले ही दिन हमारे प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम हमने संपन्न किया, उसमें पहले ही उसमें 15,000 इन क्षेत्रों से कार्य करने वाले अलग अलग हस्तशिल्पी को प्रोत्साहित करने में हम लोग सफल हुए। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें भी हमें सफलता प्राप्त हुई कि यह कार्यक्रम एक निश्चित अवधि के साथ आगे बढ़ता रहे और लगभग 1 लाख से अधिक ऐसे हस्तशिल्पियों को हम लोगों ने प्रोत्साहित करने में, उन्हें प्रशिक्षण, मानदेय और टूल किट उपलब्ध कराने में और शासन की विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने में हमें इसके माध्यम से सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर तमाम अन्य कार्यों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सरकार बनने के तत्काल बाद लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो हम लोगों ने प्रदेश के कल्याण के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं घोषित की थी, उन योजनाओं के क्रम में हमारी सरकार देश के अंदर पहली राज्य सरकार है जिसने किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न किया। कर्ज माफी के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर इसलिए भी उस समय आवश्यकता थी क्योंकि 15 वर्षों से सपा बसपा की सरकारों के अराजकतापूर्ण भ्रष्ट कारनामों के कारण प्रदेश का किसान तबाह था। उनकी उपज को खरीदा नहीं जाता था, उसे समय पे बीज और खाद नहीं उपलब्ध हो पाता था,
सिंचाई के उसको बेहतर माध्यम नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन हमारी सरकार ने उस समय बिना प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त बोझ डाले, बिना कोई टैक्स लगाए, किसी बैंक से कर्ज लिए बगैर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक बेहतर माहौल बनाने के लिए प्रदेश की फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर पिछली सरकारों के द्वारा जो योजनाएं भ्रष्टाचार के लिए बनाई जाती थी, इस प्रकार की योजनाओं को सख्ती के साथ रोक करके प्रदेश के अंदर प्रदेश के बजट से प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों का एवरेज 60,000 रुपए 1 लाख रुपए तक की कर्ज को माफ किया था। जब हम लोगों ने इसका एवरेज दिया तो 60,000 रुपए पर किसान कर्ज माफ हुआ था प्रदेश के अंदर। हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदेश के किसानों को देने की जो कार्रवाई प्रारंभ की, हमारी सरकार के आने के पहले बिचौलिए और आड़त ये हावी थे क्रय नीति पर। सरकार सीधे किसानों से कुछ भी कोई भी फसल नहीं खरीद पाती थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने 2017 में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया। 2018 में 52 लाख मीट्रिक टन सीधे क्रय किसानों से किया। हमारी सरकार ने 17-18 में 42 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया और 18-19 में 48 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया और 72 घंटे के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम किसानों के खाते में देने का कार्य भी किया। इससे पहले किसानों को इतना अच्छा दाम कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भले ही कर दे, लेकिन जब तक क्रय की व्यवस्था नहीं रहेगी तब तक किसानों के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कम कोई मतलब नहीं है। और हम सब आभारी हैं कि आजादी के बाद पहली बार लागत का 1.5 गुना दाम किसान को प्राप्त हो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब 24 जींस के नए समर्थन मूल्य की घोषणा की तो उसमें लागत का 1.5 गुना दाम किसान को देने का निर्णय लिया। और उसी के क्रम में आज उत्तर प्रदेश के अंदर धान में भी और गेहूं क्रय के लिए भी हम लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे याद है जब 2017 में हम लोगों ने प्रदेश की सत्ता संभाली थी, उसके तत्काल बाद जब गेहूं का क्रय प्रारंभ हुआ था उस समय 1460 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का था। हम लोगों ने उस समय 10 रुपये अतिरिक्त प्रत्येक किसान को दिया था। लेकिन आज जब हम लोगों ने इस नए सत्र में 1 अप्रैल से जब गेहूं क्रय के केंद्र हमारे प्रारंभ होंगे तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1460 नहीं बल्कि 1840 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य और 20 रुपये किसान को अतिरिक्त उसकी लदाई, छनाई, धुलाई आदि के लिए प्रति क्विंटल प्रदेश सरकार अपनी ओर से यानी 1860 रुपये। आप अनुमान करिए कि मात्र 2 वर्ष के अंतराल में ही किसान को प्रति क्विंटल 400 रुपये अतिरिक्त मिले। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा किसान के चेहरे पर खुशहाली आए, इस खुशहाली को ध्यान में रख करके यह कार्य योजना हम लोग प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं। इस नए सत्र में 6000 क्रय केंद्र प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहे हैं। 6000 क्रय केंद्रों के साथ ही 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से करने की रणनीति के तहत सरकार ने अपनी कार्य योजना तैयार कर दी है। समय पर सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सारी व्यवस्थाएं प्रदेश के अंदर वर्तमान में लागू की जा चुकी है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की हमारी सरकार के आने के पहले 5 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया प्रदेश के किसानों का प्रदेश की चीनी मिलों पर था। 2011-12 से लेकर के 2016-17 तक का गन्ना मूल्य प्रदेश की चीनी मिलों पर था और प्रदेश की सरकार केवल किसानों को बहकाने का कार्य करती थी। आपने विगत 2 वर्ष के दौरान देखा होगा प्रदेश के अंदर कोई भी किसान कहीं भी कोई आंदोलन करने के लिए मजबूर नहीं हुआ। कारण है कि किसान हितैषी सरकार प्रदेश के अंदर बनी है।
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं अगर आपके सामने आंकड़े दूं तो आप भी आश्चर्य करेंगे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उनके 5 वर्ष में 55,000 करोड़ रुपए का भुगतान, गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था, और हमारी सरकार ने 2 वर्ष के दौरान 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक किसानों को कर दिया है। 57,000 करोड़ रुपए मात्र 2 वर्ष के अंदर, जिसमें पिछला हुआ गन्ना मूल्य का भुगतान भी है जो 2011 से लेकर के 2016-17 के बीच भी था। और तेजी के साथ गन्ना किसानों की यह स्थिति तब है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विगत 1 वर्ष से चीनी के दाम अत्यंत कम हैं और प्रचुर मात्रा में चीनी की उपलब्धता के बावजूद, जब मार्केट में चीनी की प्रचुरता है, उस सब के बावजूद प्रदेश पूरे देश के अंदर गन्ना मूल्य के भुगतान करने में न केवल नंबर 1 पर है, अभी तो प्रदेश के किसानों को सीधे उसके खाते में पैसे देने की व्यवस्था भी हम लोगों ने इसके माध्यम से की है। हमारी सरकार आने के बाद ही प्रदेश में दलहन, तिलहन और आलू का समर्थन मूल्य किसानों के लिए जारी हुआ और पर्याप्त मात्रा में किसानों की दलहन और तिलहन का दाम, उसके आलू को क्रय करने और उस पर दी जाने वाली सब्सिडी का दाम किसानों को देने की योजना हम लोगों ने प्रारंभ की। तो प्रदेश के अंदर किसानों को इस दौरान बहुत सारी उन योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से चाहे वह सॉइल हेल्थ कार्ड में 4 करोड़ से अधिक किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड की सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई। यही नहीं, प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 2 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचन की क्षमता प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई है। और हमारी सरकार ने तय किया है कि दिसंबर 19 तक हम प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि सिंचन की क्षमता उपलब्ध कराएंगे। बाण सागर की हमारी परियोजना पूरी हो चुकी है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना और प्रदेश के अंदर अर्जुन सहायक जैसी परियोजनाओं का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और दिसंबर 19 तक इन परियोजनाओं को हम पूरा करते हुए प्रदेश के किसानों को 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य हमारी सरकार प्रदेश के अंदर कराने जा रही है। प्रदेश के अंदर किसानों के लिए अभी हाल ही में हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की। लघु और सीमांत किसानों के लिए सचमुच यह एक रामबाण है। उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एमएसपी के बाद जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा और आजादी के बाद सबसे क्रांतिकारी और किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने वाली घोषणा है, वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर अब तक पहली किस्त के रूप में जिन 2 करोड़ किसानों को पैसा मिला है, उनमें 1 करोड़ 3 लाख किसान अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 3 लाख किसान जिनके अकाउंट में 2,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में पहली किस्त का आ चुका है। स्वाभाविक रूप से जिन्होंने देश के खजानों को लूटा है, देश के संसाधनों को नोचा है, उनके लिए भले ये राशि छोटी लगती हो, लेकिन एक किसान जिसके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़ खेती है, उस किसान के लिए यह राशि बीज, खाद और दवा के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। और इस देश से हम सब आभारी हैं कि प्रदेश के 2 करोड़ 14 लाख लघु और सीमांत किसान इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रहा है। मित्रों, प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों को इन योजनाओं का लाभ देने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बहुत सारी अन्य योजनाएं प्रदेश के अंदर किसानों के लिए हम लोगों ने यहां पर प्रारंभ की। और आज प्रदेश का किसान शासन की इन योजनाओं से ही न केवल अपने आप को एक विश्वास भरी निगाहों से देख रहा है कि खेती किसानी अब घाटे का सौदा नहीं होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य में 200 से अधिक विकास खंडों को 1994 में, उस समय भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की संयुक्त सरकार थी,
और उस सरकार ने उस समय प्रदेश के 200 से अधिक विकास खंडों को डार्क जोन में बदल करके किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन देने बंद कर दिए थे। किसान वहां पर परेशान रहता था, किसानों के सामने किसी प्रकार का कोई पुरसा हल नहीं था। लेकिन मुझे बताते प्रसन्नता है, हमने डार्क जोन से प्रदेश के उन सभी विकास खंडों को उभारा। हमने वहां पे किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन देने प्रारंभ किए। प्रदेश के किसानों को लंबे अरसे के बाद 18 घंटे विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की। और उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जहां पर किसानों को 18 घंटे की विद्युत की नियमित आपूर्ति हो पा रही है। और मुझे जब किसानों को यह सुविधा प्राप्त होती है तो अंदर से आत्मिक संतुष्टि होती है कि अन्नदाता किसान के प्रति कम से कम वो हमें अन्न देता है, उसके प्रति केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाएं यह आभार व्यक्त करने का एक माध्यम हम सबके लिए बना है। हम अपने किसानों को इन योजनाओं से लाभान्वित करने में काफी हद तक सफल हो पा रहे हैं। प्रदेश के अंदर महिला कल्याण के लिए भी प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं आगे बढ़ाई हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अब तक प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बूढ़ी माताओं के आंख के आंसुओं को रोकने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की घोषणा उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से प्रारंभ की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उज्ज्वला योजना में अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 12 लाख से अधिक महिलाओं को, गरीब महिलाओं को एक रसोई गैस का कनेक्शन अब तक उपलब्ध हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 2,66,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह को प्रदेश के अंदर गठित किया है। इन महिला स्वयंसेवी समूह को 600 करोड़ से अधिक का रिवॉल्विंग फंड देकर के प्रदेश के अंदर स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ने का एक अभिनव कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है, जिसके माध्यम से 22 लाख परिवार इसमें सम्मान के साथ अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के कल्याण के लिए भी हम लोगों ने एक वीमेन हेल्पलाइन 181 लागू की है। और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हम लोगों ने इस दौरान रेस्क्यू वैन भी प्रारंभ किया है। अगर कोई महिला इस पर हेल्पलाइन के साथ अपने को जोड़ती है और अपनी बात बताती है कि उसके साथ घरेलू हिंसा से उसके साथ प्रताड़ना हो रहा है, तो उसके लिए वहां पर तुरंत सहायता की व्यवस्था प्रदेश के अंदर सुनिश्चित की गई है। और साथ ही साथ इस बार हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए प्रदेश के अंदर सेक्स रेशियो, जो कुछ जनपदों में 6 जनपद ऐसे थे हमारे आने के पहले जहां पर सेक्स रेशियो में काफी विषमता थी। विगत 2 वर्ष के जो अभियान थे उसके परिणाम काफी सार्थक रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इन 6 महीनों पिछले उन 6 जनपदों में हम उसको समान अनुपात में लाने में सफल हुए हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इस बार अपने बजट में एक व्यवस्था की, वह कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका को अलग अलग चरणों में 15,000 रुपए की राशि प्रदेश सरकार के द्वारा सीधे उसके नाम पर दिए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें बालिका के जन्म होने पर 2,000 रुपए उस बालिका के नाम पर प्रदेश सरकार जमा कराएगी। बालिका जब 1 वर्ष की होगी तो 1 वर्ष के बाद जब सभी टीकाकरण की से उसे आच्छादित उसका परिवार अभिभावक कराएंगे तो 1,000 रुपए फिर बालिका के नाम पर हम लोग जमा कराएंगे। बालिका जब पहली क्लास में जाएगी तो 2,000 रुपए बालिका के नाम पर जमा होंगे। बालिका जब 6ठी क्लास में जाएगी तो 2,000 रुपए फिर उस बालिका के नाम पर जमा होंगे। बालिका जब 9वीं क्लास में जाएगी तो 3,000 रुपए बालिका के अकाउंट में फिर से जमा होंगे। और बालिका जब 12वीं पास करेगी तो 5,000 रुपए की राशि एक मुश्त उसके अकाउंट में जमा करेंगे। यानी प्रदेश के अंदर हर श्रेणी की बालिकाओं के लिए योजना कन्या सुमंगला योजना की घोषणा हमारी सरकार पहले ही बजट में इस घोषणा को कर चुकी है।
इसके अलावा हम लोग इस बात को देखते थे कि प्रदेश के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोगों को ये देखने को मिलता था, बालक और बालिकाओं के बीच में कुछ भेद बहुत सारी जगह देखने को मिलते थे। हम लोग देखते थे कि बालक अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं, बालिकाओं को बेसिक शिक्षा के उन विद्यालयों में जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं थी वहां पर भेजने की व्यवस्था थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित 1,58,000 जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, इनमें से 1 लाख से अधिक विद्यालयों को कायाकल्प योजना के अंतर्गत उनके अंदर बुनियादी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित कर चुकी है। आज हमने वहां पे अच्छे फर्श दिए हैं, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट दिए हैं, पेयजल की सुविधा दी है, स्मार्ट क्लासेस दी हैं, फर्नीचर दिए हैं और पर्याप्त अन्य संसाधन दिए हैं। संसाधन देने के साथ ही हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की है कि बेसिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा न केवल नकल विहीन हो बल्कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम वहां पर भी पढ़ाया जा सके और शिक्षा के भेदभाव को समाप्त किया जा सके। इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने का परिणाम था। तब बालक और बालिकाओं में भेद के बगैर प्रदेश के अंदर हर गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा अर्जित कर सकता है। स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर 1,77,00,000 जो बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन सभी के लिए एक व्यवस्था दे दी गई कि उन्हें सरकार 2 अच्छी यूनिफॉर्म देगी, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सब सरकार उपलब्ध कराएगी। और हम सफलतापूर्वक विगत 2 वर्षों से प्रदेश के 1,77,00,000 बच्चों को ये सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करा रहे हैं। तो साथ ही साथ माध्यमिक और उच्च शिक्षा में, प्राविधिक और मेडिकल एजुकेशन में भी बेहतर सुधार प्रदेश के अंदर करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर इन 2 वर्षों के दौरान मित्रों हम लोगों ने प्रदेश की स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास किया है। आप अनुमान करिए, उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी का राज्य है और 23 करोड़ की आबादी के इस राज्य में अब तक प्रदेश में आजादी के बाद से लेकर के 1947 से पहले से लेकर के 2016 तक केवल 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई थी। कुल 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजेस स्थापित हुए थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2016 के बाद से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोग से आज प्रदेश के अंदर हम 15 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना कर रहे हैं। प्रदेश में 2 एम्स बन रहे हैं। दोनों एम्स, गोरखपुर और रायबरेली के एम्स में ओपीडी प्रारंभ हो चुकी है। वाराणसी में बीएचओ के चिकित्सा संस्थान को एम्स के समकक्ष विकसित किया जा रहा है और बीएचओ में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का कैंसर संस्थान भी प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने पहले चरण में 150 और दूसरे चरण में 100 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी प्रत्येक जनपद में उपलब्ध कराई। यानी प्रदेश के 75 जनपद हैं, आज बड़े जनपद में 4, छोटे जनपद में 3 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस कार्यरत हैं। जब पहले चरण के 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की मैं समीक्षा कर रहा था तो मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि इन लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस ने प्रदेश के अंदर 78,000 से अधिक ऐसे मरीजों का, जिन्हें कार्डियक अरेस्ट होता हो या फिर जिनको कोई गंभीर चोट लग गई हो और तत्काल किसी हायर सेंटर में उन्हें रेफर करना हो, ऐसे लगभग 78,000 से अधिक पेशेंट को, ऐसे मरीजों को जान बचाने में ये लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस सफल हुई हैं, जो पिछली सरकारें जिसको प्रदेश के अंदर लागू नहीं कर रही थी। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर अन्य स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं की दृष्टि से, आपने देखा होगा कि चाहे वह विषाणु जनित बीमारियां हों, चाहे वह जल जनित बीमारियां हों, इन बीमारियों को काफी हद तक नियंत्रित करने में भी हम लोगों ने जहां सफलता प्राप्त की, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के उन्नयन के लिए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए भी प्रदेश की सरकार ने बेहतर पहल की। आज आप उन चिकित्सालयों की स्थिति को देख करके, और बहुत सारे चिकित्सालयों में
जो हमारे खासतौर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे या फिर जो अन्य सुविधाओं से वंचित थे, उन सभी चिकित्सालयों में हम लोगों ने बहुत सारी जगह टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं वहां के नागरिकों को प्राप्त हो सके, यह व्यवस्था भी हम लोग प्रदेश के अंदर देने में सफल हुए। अभी हाल ही में हम लोगों ने प्रदेश के 53 जिलों को, जो जिले अब तक जहां पर चिकित्सक बार बार भेजने के बावजूद भी ठहरना नहीं चाहता था या कम संख्या में चिकित्सक थे, रिमोट एरियाज में हम लोगों ने वहां पे नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना की है, जिसमें उन जनपदों में हम लोगों ने ग्राम सभा गांवों को चिन्हित किया है। वहां पर हमारी एक मेडिकल वैन जाती है, उसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल का स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और अन्य सपोर्टिंग स्टाफ उनके साथ में सहयोग करता है। आवश्यक जांचें भी उसके साथ होती हैं, दवा की व्यवस्था भी होती है और सुविधा, यानी पहले मरीज डॉक्टर के पास जाता था, आज डॉक्टर मरीज के साथ इस नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से जा रहा है। यह सुविधा भी हम लोग प्रदेश के अंदर देने में सफल हुए हैं। प्रदेश के अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जन औषधि केंद्र, लगभग 110 जन औषधि केंद्र भी जहां हम लोगों ने खोले हैं, वहीं हम लोगों ने अभी हाल ही में जो एक टीकाकरण का अभियान चला था, खसरा आदि के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था। भारत सरकार ने मेजल्स और रूबेला का टीकाकरण अभियान चलाया था और मुझे बताते हुए है कि प्रदेश के अंदर 7,57,00,000 बच्चों को एक टीकाकरण किया गया था, जिसमें देश के अंदर 94% लक्ष्य को प्राप्त प्रदेश ने किया था और उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर था इस टीकाकरण के अभियान में भी। मित्रों, गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार के बाद बहुत बड़े क्रांतिकारी कार्यक्रम प्रारंभ हुए, चाहे वह जनधन योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का हो, सौभाग्य योजना के अंतर्गत चाहे वह प्रत्येक गरीब परिवार के पास एक विद्युत के कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, या फिर ऐसे तमाम अन्य योजनाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का हो, ये तमाम योजनाएं प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक लागू किए गए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से लेकर 2017 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना 7 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में 63,000 और शहरी क्षेत्र में 20,000 आवास समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सैंक्शन हुए थे। ये सैंक्शन हुए थे, गरीबों में वितरित नहीं हुए थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुल 83,000 आवास इन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश के अंदर सैंक्शन हो पाए थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हम प्रदेश के अंदर शहरी क्षेत्र में 11 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 12,82,000 यानी कुल 23,82,000 परिवारों को एक आवास देने में सफल हुए हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि वहां 5 वर्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 83,000 आवास उपलब्ध होते हैं। यहां पर 2 वर्ष में 23,82,000 आवास ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक गरीब परिवार को बिना भेदभाव के SECC के सर्वे के अनुसार देने में हम लोग सफल हुए हैं और सफलतापूर्वक ये आवास आज प्रदेश के हर गरीब के बनते हुए मकानों को आप देख करके इन आवासों की कल्पना कर सकते हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अन्य तमाम योजनाओं में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा हुई थी और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंदर स्वाभाविक रूप से हर परिवार के पास अपना एक शौचालय हो। यह शौचालय उपलब्ध कराना न केवल उस परिवार के स्वास्थ्य की दृष्टि से अपितु नारी गरिमा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रारंभिक लगभग 2.5 वर्ष के दौरान
समाजवादी पार्टी की सरकार कुल 41 लाख परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करा पाई थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने विगत 2 वर्ष के दौरान 2,49,00,000 परिवारों को एक एक शौचालय ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराने में हम लोग सफल रहे हैं। बेसलाइन सर्वे के बाहर भी जो लोग छूटे हुए हैं, ऐसे 40 लाख परिवारों को भी शौचालय उपलब्ध कराने की कार्रवाई वर्तमान में प्रदेश के अंदर चल रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के अंदर 1,18,00,000 परिवार यानी कुल 6 करोड़ लोग इस योजना से हेल्थ एश्योर्ड योजना के अंतर्गत कवर हैं, जिसमें उनको 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भारत सरकार उपलब्ध करा रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसमें सहयोग कर रही है। 60-40 का रेशो है। प्रदेश सरकार के अंदर इन 6 करोड़ लोगों के साथ ही 56 लाख अन्य लोग छूटे हुए थे। उन 56 लाख लोगों को भी इस योजना से कवर करने के लिए प्रदेश सरकार अपने ओर से एक योजना मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की है और उन योजनाओं में हम लोगों ने उन 56 लाख परिवारों को भी इसके साथ आच्छादित किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर समाज कल्याण की ओर से भी बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। खासतौर पर हमारी सरकार ने आने के बाद दिव्यांग जनों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 300 रुपए उनकी प्रति माह की जो पेंशन थी, इसको बढ़ा करके 500 रुपया हमारी सरकार ने किया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 9,65,000 से अधिक दिव्यांगजन इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर वृद्धजनों को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले 400 रुपए थी, हमारी सरकार ने इस राशि को भी 500 रुपए किया। और आज प्रदेश के अंदर 46 लाख से अधिक वृद्धजन इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। निराश्रित विधवा पेंशन योजना में पहले व्यवस्था थी कि 60 साल से ऊपर की निराश्रित महिलाएं यानी विधवाओं को पेंशन मिलेगी। हमने इस समय सीमा को समाप्त किया और हम लोगों ने कहा विधवा का मतलब विधवा है और उसकी कोई उम्र नहीं हो सकती। अगर कोई विधवा है उसको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस योजना से प्रदेश के अंदर उन सभी को इस योजना का लाभ दिलाया है। प्रदेश के अंदर गरीब कन्याओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना अत्यंत सफलतम योजना है। पहले वर्ष में हम लोगों ने प्रत्येक बालिका की शादी के लिए 35,000 रुपए का अनुदान सुनिश्चित किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस मामले में पहले चरण में 67,294 बालिकाओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के माध्यम से प्रारंभ के रूप में संपन्न हुआ। इसके साथ ही पिछड़े वर्ग से जुड़ी भी 31,000 कन्याओं का विवाह भी के लिए भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना की सफलता और गरीबों में इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से के प्रति उत्साह को देखते हुए 35,000 से बढ़ाकर के हम लोगों ने इस राशि को 51,000 किया है। और 51,000 के बाद अब तक 19,885 गरीब कन्याओं की शादी इस वर्ष मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हुआ है। प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को, चाहे वह छात्रवृत्ति का हो, शुल्क प्रतिपूर्ति का हो, इन सभी में पिछली सरकारों से कई अधिक प्रदेश की वर्तमान सरकार ने प्रदेश के उन वर्गों से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को सुविधाएं देने का कार्य भी किया है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति में आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर के 2.5 लाख करने का कार्य किया, जिसमें 2 लाख अतिरिक्त छात्र इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर युवाओं के कल्याण के लिए भी अनेक कार्यक्रम प्रदेश की हमारी सरकार ने आगे बढ़ाए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, विगत 2 वर्ष के दौरान हम प्रदेश के अंदर 2,25,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में सफल हुए हैं। ये वे नौकरियां हैं जो इससे पूर्ववर्ती सरकार जाति, मत,
या फिर रिश्वत के आधार पर बांटती थी। विगत 2 वर्ष के दौरान जो सरकारी नौकरियां प्रदेश के अंदर दी गई हैं, इन नौकरियों में बिना भेदभाव के और बिना रिश्वतखोरी के पूरी पारदर्शिता के साथ ये नौकरियां प्रदेश के नौजवानों को उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन के लिए, जो मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश के अंदर सपा बसपा के दोनों के 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जितना निवेश नहीं हो पाया था, उससे 50% अतिरिक्त यानी 1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश अब तक हम प्रदेश के अंदर कराने में सफल हुए हैं। और इसमें भी लगभग निवेश की हमारी इस औद्योगिक निवेश और रोजगार के इस नीति के तहत जो निवेश प्रदेश के अंदर हुआ, इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अन्य तमाम जो योजनाएं प्रदेश ने युवाओं के कल्याण के लिए घोषित किए, 15 लाख से अधिक युवाओं को हम लोग इसके माध्यम से रोजगार और नौकरी देने में सफल हुए हैं। प्रदेश के अंदर स्किल मिशन, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने जो स्किल मिशन प्रदेश के अंदर लागू किए, इस स्किल मिशन का परिणाम रहा कि प्रदेश के अंदर हम लोग एक बड़ी मात्रा में नौजवानों को रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। और इसके माध्यम से एक बड़ी संख्या में नौजवानों ने प्रदेश के अंदर, अगर मैं स्किल मिशन की बात करूं तो 8 लाख से अधिक नौजवानों को प्रधानमंत्री स्किल मिशन के अंतर्गत एनरोल करने, 6 लाख से अधिक नौजवानों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण देने और 4 लाख से अधिक नौजवानों को प्लेसमेंट करने में भी हम प्रधानमंत्री स्किल मिशन के माध्यम से सफल हुए हैं। प्रदेश के अंदर अक्सर एक चर्चा होती, जब हम किसानों की बात करते थे तो एक बात अक्सर होती थी, और वह चर्चा होती थी कि प्रदेश के अंदर खासतौर पर निराश्रित गोवंश के बारे में एक चर्चा अक्सर विपक्ष के द्वारा उठाया जाता था। स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने अवैध बूचड़खानों को पूरी सख्ती के साथ प्रदेश के अंदर रोका था। स्वाभाविक रूप से जो अवैध बूचड़खाने प्रदेश के अंदर चलते थे, इससे पहले उनमें अनैतिक तरीके से और अवैध तरीके से गौवंश काटने की घटनाएं अक्सर सामने आती थी। अवैध बूचड़खाने बंद हुए तो जितने भी निराश्रित गोवंश थे उनकी संख्या और अन्य कारणों से भी बड़ी संख्या में गोवंश सड़कों पर थे या खेतों पर थे। और हमारी सरकार ने जो नीति इसके तहत बनाई, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 3,54,000 से अधिक निराश्रित गोवंश के लिए अस्थायी और अस्थायी गौ आश्रय स्थल बनाने में हम लोग सफल हुए हैं। और प्रदेश के अंदर हर जनपद में यह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें पशुपालन विभाग, मंडी समिति के साथ साथ हम लोगों ने विदेशी शराब पर भी एक सेस लगा करके इस योजना से प्रदेश के लोगों को एक नई सुविधा देने का कार्य हमने इसके माध्यम से देने का कार्य प्रारंभ किया है। प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के साथ ही प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी हमारी सरकार ने बेहतर कार्य प्रारंभ किए। खासतौर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जब मैं बात करता हूं तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सामने आने लगती होंगी। और यह भी आप सब जानते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बिड्स दिसंबर 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने निकाले थे। उन्होंने टेंडर फाइनल भी किए थे, लेकिन जब मार्च 2017 में हमारी सरकार आई और उसके बाद मई 2017 में मैंने विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान पूछा कि भाई कार्य की प्रोग्रेस क्या है, तो मुझे बताया गया कि साहब बिड्स तो हो गई लेकिन जमीन नहीं है। यानी अपने आप में कितना बड़ा कदाचार था कि जमीन नहीं है लेकिन टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। जबकि एक सामान्य नियम भी है कि जब तक इस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए 70% किसानों की सहमति और 80% जमीन का अधिग्रहण न हो जाए, तब तक इस प्रकार का प्रोजेक्ट में टेंडर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। और हमने उसी समय टेंडर की प्रक्रिया को निरस्त किया था। निरस्त करने के बाद हमने फिर प्रक्रिया प्रारंभ किया। हमारे पास जब मार्च 2018 में 96% जमीन का अधिग्रहण हो पाया,
हम लोगों ने फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब आप दिसंबर 2016 में और जून 2018 में एक प्रोजेक्ट में समाजवादी पार्टी के उन काले कारनामों को समझ सकते हैं कि प्रदेश के अंदर कितनी लूट मचाए हुए थे। खासतौर पर जब इनके द्वारा टेंडर किया गया था दिसंबर 2016 में, तो टेंडर की प्रक्रिया पूरी हुई थी 15,200 करोड़ रुपए में। हाईवे की चौड़ाई 110 मीटर, लंबाई 341 किलोमीटर। जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। हम लोगों के पास उस समय भारत सरकार की ओर से और माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी की ओर से भी एक प्रस्ताव आया था कि अगर ये एक्सप्रेस वे आप बनाते हैं तो क्या इसमें सेमी बुलेट ट्रेन चलाई जा सकती है, इसका भी अध्ययन होना चाहिए। हम लोग इसी प्रक्रिया के साथ 120 मीटर चौड़े एक्सप्रेस वे के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और 341 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे के निर्माण की प्रक्रिया जब हम लोगों ने पूरी की, आप आश्चर्य करेंगे कि जब जून 2017 में 18 में हम लोगों ने 1.5 वर्ष के बाद टेंडर की प्रक्रिया को पुनः संपन्न किया, तो यही एक्सप्रेस वे जो पहले 110 मीटर चौड़ा और 341 किलोमीटर लंबा था, हमारी सरकार में 120 मीटर चौड़ा 341 किलोमीटर लंबा है। लेकिन हमारी उनकी सरकार के समय 15,200 करोड़ रुपए में वही एक्सप्रेसवे बन रहा था। हमारी सरकार में वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में आज बन रहा है और मई 2019 में हम अर्थवर्क पूरा कर चुके होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 जुलाई 2018 को इसका शिलान्यास किया है। 24 महीने के अंदर हम इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा कर चुके होंगे, पहले चरण में यह कार्य। दूसरा एक्सप्रेसवे हम लोग बनाने जा रहे हैं बुंदेलखंड के लिए। हम सब जानते हैं आर्थिक रूप से क्षेत्रीय आर्थिक विषमता का शिकार बुंदेलखंड का क्षेत्र रहा है। बुंदेलखंड का समग्र विकास हो, हम लोगों ने 2 बड़ी योजनाएं बुंदेलखंड के लिए, 3 बड़ी योजनाएं बुंदेलखंड के लिए हम लोगों ने वर्तमान में उपलब्ध कराई है। पहली योजना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड के सभी जनपदों को जोड़ते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड के चित्रकूट तक और चित्रकूट से प्रयागराज तक 4 लेन NHAI का 4 लेन के साथ उसको जोड़ना। यह पहले चरण में इसके DPR की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम इसमें आधी भूमि का अधिग्रहण कर चुके, 50% भूमि का अधिग्रहण हम इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का वर्तमान में कर चुके हैं। दूसरा, बुंदेलखंड के लिए यूपी इन्वेस्टर समिट के समय आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के लिए एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। 15 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने झांसी में इस डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया है और इस शिलान्यास के साथ ही डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण पार्ट झांसी, चित्रकूट और बुंदेलखंड से होते हुए यह मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को जोड़ते हुए दिखाई देगा। लेकिन ये बुंदेलखंड के समग्र विकास के दृष्टि से वहां की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, वह है पेयजल की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे बुंदेलखंड को पाइप पेयजल योजना के साथ हम जोड़ रहे हैं और 9,000 करोड़ रुपए की पाइप पेयजल योजना न केवल स्वीकृत हुई है बल्कि प्रधानमंत्री जी ने 15 फरवरी को इसका शिलान्यास भी किया है और यह कार्य वहां पर प्रारंभ हो गया है, जिसमें बुंदेलखंड के हर गांव में 4500 ग्राम पंचायतें बुंदेलखंड में हैं। 1800 में पाइप पेयजल की योजना पहले से थी या पेयजल की योजना पहले से थी। 200 में हमारी सरकार वर्तमान में कर रही है, लेकिन 2500 ग्राम पंचायतें अभी भी बुंदेलखंड की ऐसी हैं जहां पर पेयजल की कोई भी योजना वहां पर नहीं थी। हमारी सरकार ने उन 2500 ग्राम पंचायतों को पाइप पेयजल की योजना से जोड़ने की एक बृहद कार्य योजना को न केवल स्वीकृत की है, प्रधानमंत्री जी से हमने उसका शिलान्यास भी करवाया है। तीसरा एक्सप्रेसवे हम लोग बनाने जा रहे हैं मेरठ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ जो हमारा 12 लेन का लेन बन रहा है
उस लेन से हम लोग उस दिल्ली मेरठ जो हाईवे है वहां से मेरठ से लेकर के और गंगा जी के पैरेलल हम प्रयागराज तक लेकर के आ रहे हैं। 600 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जनपदों से होते हुए आएगा और 36,000 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के सर्वे की कार्रवाई हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। ये 3 बड़े एक्सप्रेसवे हम लोग प्रदेश के अंदर वर्तमान में एक पे कार्य प्रारंभ हो चुका है, एक का डीपीआर अंतिम चरणों में चल रहा है और एक पर सर्वे की कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। मेट्रो, प्रदेश के अंदर मेट्रो का विकास हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रदेश के अंदर बेहतर हो, इस दृष्टि से प्रदेश के अंदर बहुत दिनों से लोगों के मन में एक भाव था कि आखिर प्रदेश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज प्रदेश के 3 बड़े शहरों में मेट्रो की सुविधा है, लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। 2 नए पर हम लोगों ने मेट्रो की अपनी स्वीकृति दी है, जिसमें भारत सरकार से अभी हाल ही में हमें अपनी स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसमें कानपुर और आगरा, इन दोनों स्थानों पर भी मेट्रो का कार्य हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। सारी औपचारिकताएं हम पूरी कर चुके हैं। अन्य शहरों में भी मेट्रो के सर्वे के कार्य हमारे चल रहे हैं और मेरा मानना है कि पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश मेट्रो कारपोरेशन का गठन करके प्रदेश की पूरे मेट्रो की प्रक्रिया को एक कारपोरेशन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके माध्यम से बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी, मार्च 2017 में जब हम लोग आए थे तब प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शन में थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 6 एयरपोर्ट वर्तमान में फंक्शन में है, बहुत अच्छे ढंग से हैं। न केवल लखनऊ, वाराणसी, अपितु गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, ये सभी आज के दिन पर फंक्शन में हैं और कई वायु सेवाएं इन एयरपोर्ट से देश के विभिन्न भागों के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही 9 एयरपोर्ट पर वर्तमान में हमारे कार्य चल रहे हैं और 2 इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हम प्रदेश के अंदर वर्तमान में, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम पर हम इस कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। ये प्रक्रिया हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। प्रदेश के अंदर पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार ने आने के बाद उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश व्यापक संभावनाओं वाला प्रदेश है और व्यापक संभावनाएं जो इसके अंदर छुपी हुई है, इसमें कृषि के क्षेत्र में है। देश का सबसे युवा राज्य होने के नाते हमारे युवा ऊर्जा का स्रोत और हमारी युवा और उनकी प्रतिभा भी है। तो प्रदेश के अंदर पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारे पास प्रदेश के अंदर टूरिज्म की वे ढेर सारी सुविधाएं हैं, संभावनाएं हैं, जिनके माध्यम से हम न केवल तीर्थ यात्रियों को बल्कि दुनिया के सबसे अधिक पर्यटकों को भी अपने यहां आकर्षित कर सकते हैं। और इस टूरिज्म को विकसित करने के लिए अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो या फिर वाराणसी में देव दीपावली और मां गंगा की पवित्र आरती का कार्यक्रम, चित्रकूट के कीर्तन का कार्यक्रम हो या मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली के कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के साथ ही आप सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर विगत 2 वर्ष के दौरान कुछ बड़े आयोजन संपन्न हुए। पहला 21-22 फरवरी 2018 यूपी इन्वेस्टर समिट। यूपी इन्वेस्टर समिट में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए और देश और दुनिया का हर उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का उत्सुक दिखाई दिया। दूसरा, प्रदेश के अंदर 21, 22, 23 जनवरी 2019 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम
अब तक 15 प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम देश में संपन्न हुए हैं और ये 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस अब तक का सफलतम आयोजन था, जिसमें 7,000 से अधिक अप्रवासी भारतीयों ने और भारत वंशियों ने भाग लेकर के इस आयोजन को आगे बढ़ा। इस आयोजन की न केवल सराहना की, अभी तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन को देख करके एक व्यापक संदेश लेकर के गए। तीसरा, प्रयागराज कुंभ। हम सब जानते हैं प्रयागराज कुंभ अब तक का सफलतम आयोजन है और हम सब आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम इस सफलतम आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करने में सफल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 2013 में महाकुंभ था, तब 12 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे। 2019 में कुंभ का आयोजन था, 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन के साथ सहभागी बने। अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ, सुरक्षा और स्वच्छता के नए मानक के साथ दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई बदली हुई छवि को प्रस्तुत करने का एक अद्भुत आयोजन प्रयागराज कुंभ 2019 रहा है। और प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रदेश के अंदर व्यापक संभावनाएं हैं और इन 24 करोड़ श्रद्धालुओं के माध्यम से एक व्यापक संदेश हम लोग देने में सफल हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर चाहे वह इको टूरिज्म का हो, हेरिटेज टूरिज्म का हो या फिर हर प्रकार के उस टूरिज्म को विकसित करने के लिए प्रदेश के अंदर बौद्ध टूरिज्म का हो या फिर रामायण सर्किट के माध्यम से, कृष्णा सर्किट के माध्यम से, स्पिरिचुअल सर्किट के माध्यम से जो कार्य आगे बढ़े हैं, यह भी प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मैंने पहले भी बताया कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक तो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो कार्य किया, कानून मोर्चे के व्यवस्था के मोर्चे पर जो कार्य सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं, उसका परिणाम प्रदेश के अंदर न केवल निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी तो अगर हम प्रदेश के अंदर विगत 5 समाजवादी पार्टी के 5 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में अपने 2 वर्ष के कार्यकाल को हम तुलना करें तो डकैती के मामलों में 43% की कमी आई है, लूट आदि के मामलों में 22% की कमी आई है, फिरौती के लिए होने वाले अपराधों में 30% की कमी आई है और हत्या जैसे मामलों में, गृह भेदन जैसे मामलों में, बलवा जैसे मामलों में, दहेज के कारण होने वाली मृत्यु, बलात्कार की घटनाओं आदि के मामलों में भी काफी कमी प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। सभी पर्व और त्योहार भी प्रदेश के अंदर कुशलतापूर्वक संपन्न करने में प्रदेश के सभी तबके के लोगों को कुशलतापूर्वक अपने पर्व और त्योहार को मनाने के लिए एक अवसर भी प्राप्त हुआ। हमारी सरकार ने इस दौरान असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी कुछ कार्य किए। आंगनबाड़ी, आशा बहू, होमगार्ड, पीआरडी जवान और अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले उन सभी लोगों के लिए भी हम लोगों ने न केवल उन लोगों के लिए मानदेय में बढ़ोतरी करने में हम लोग सफल रहे हैं, ग्राम प्रहरी हैं, इन सबके हम लोग सफल हुए हैं। अभी तो प्रदेश के अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नीति आयोग ने प्रदेश के देश के 115 जिलों को आकांक्षात्मक जनपद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में चयन किया, जिसमें 8 जिले उत्तर प्रदेश के भी थे। उत्तर प्रदेश के जो 8 जिले थे उनमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर। इन 8 जिलों में जो विभिन्न मानवीय विकास के सूचकांक में जिनकी बहुत खराब प्रगति थी, हमने विगत 2 वर्ष के दौरान उसमें काफी बेहतर प्रगति की और कुछ मानकों में उत्तर प्रदेश आज इन 8 जिले देश के उन 115 जनपदों में नंबर 1 पर हैं। लेकिन हमारी रैंकिंग 77 से घट करके 44 तक आई है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हम इसको भी बेहतर करने में सफल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के अंदर राजस्व की अभिवृद्धि में भी आप आश्चर्य करेंगे,
16-17 तक प्रदेश की वित्तीय स्थिति कितनी खराब थी। हमने राजस्व को बढ़ाने में भी प्रदेश के अंदर जो सफलता प्राप्त की और कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो एक नया बूम देने का कार्य किया है, आज उसका परिणाम है कि 2016-17 में राजस्व संग्रह केवल 8% की वृद्धि हुई थी और वर्तमान में बढ़कर के 38% हुई है। प्रदेश के अंदर वैट 2017 तक वैट था, इसमें केवल 49,000 करोड़ रुपए वैट के माध्यम से संग्रह हो पाता था। आज हमारी सरकार जीएसटी के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए का संग्रह कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर राजस्व संग्रह में खनन में 1400 करोड़ रुपए पिछली सरकार केवल राजस्व का खनन 1400 करोड़ मिलता था, हमारी सरकार में राशि बढ़कर के 4200 करोड़ हुई है। आबकारी में एक्साइज में 13,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के 29,000 करोड़ और मंडी का राजस्व 600 करोड़ रुपए से बढ़कर के आज 1800 करोड़ रुपए करने में हमारी सरकार सफल हुई है। प्रदेश का जो सकल राजकोषीय घाटा था जो 4.5% था और यह एक ऐसा प्रतिशत है, ये FRBM की सीमा 3% से अधिक होने के नाते प्रदेश उस स्थिति में पहुंच चुका था कि कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक या रिजर्व बैंक प्रदेश को किसी भी कार्य के लिए लोन देने में पूरी तरह अपने को असमर्थ पाता था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी सरकार FRBM की सीमा को 3% से नीचे यानी 2.97% तक लाने में सफलता प्राप्त की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूर्व सरकार में जो रेवेन्यू सरप्लस 1.6% था, आज हमारी सरकार ने इसे बढ़ाने में 3.2% तक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। ये प्रदेश के अंदर विगत कुछ 2 वर्ष के दौरान जो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर कार्य किए हैं, ये कार्य करने में हम लोग सफल इसलिए हुए हैं, प्रदेश इस परसेप्शन को बदलने में इसलिए सफल हुआ है क्योंकि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा हमारे साथ में थी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हमारे सहयोगियों का पूरा सहयोग शासन के कार्यक्रमों को, नीतियों को आम जन तक पहुंचाने में एक सकारात्मक सहयोग था। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का सहयोग सरकार के इन कार्यक्रमों को, केंद्र और प्रदेश सरकार के इन कार्यक्रमों को प्रदेश में लागू कराने, उनको जनता तक पहुंचाने में उनका एक सकारात्मक सहयोग हमारे साथ में था और एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर कर रही थी। यह सकारात्मक सहयोग जो मीडिया के आप सभी बंधुओं का भी हमें समय समय पर प्राप्त होता रहा है, जिसका परिणाम था कि हम 2 वर्ष के अपने सफलतम कार्यकाल के साथ आज प्रदेश की जनता के सामने अपने सरकार के इन 2 वर्ष के उपलब्धियों और कार्यों के साथ हम आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि सकारात्मक सहयोग आप सभी मित्रों को बराबर प्राप्त होगा। मैं इसके साथ ही आप सबको होली की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।